एक सवाल है जो शायद हम सबको कभी न कभी परेशान करता है। क्या हमारी कामयाबी जन्म से ही तय हो जाती है? क्या किसी का सरनेम या जाति ये फैसला करती है कि वो जिंदगी में कितना आगे जाएगा? देखिए, ये सवाल थोड़ा असहज तो करता है, लेकिन इसका जवाब हमारी पूरी सोच बदल सकता है। तो चलिए आज इस पहेली को सुलझाते हैं। ये बहस तो हर घर में कभी ना कभी छिड़ ही जाती है कि भाई सफलता खून में होती है या माहौल में। क्या कुछ लोग सच में किस्मत का चम्मच लेकर पैदा होते हैं या फिर ये पूरा खेल ही किसी और ने सेट किया हुआ है? इस बहस को समझने के लिए जरा 1944 के इस डेटा पर एक नज़र डालते हैं। भारत में एक आईक्यू टेस्ट हुआ और नतीजों में एक साफ पैटर्न दिखा। ब्राह्मणों का औसत स्कोर 102 था और शूद्रों का 95। अब देखिए, ऊपर से तो ये सिर्फ नंबर लगते हैं, है ना? लेकिन यहीं से एक बहुत ही खतरनाक सोच को सहारा मिल जाता है। ये डेटा एक हथियार बन जाता है, ये कहने के लिए कि समाज की ऊंच नीच किस्मत नहीं बल्कि कुदरत का फैसला है। और इसी सोच को कहते हैं जेनेटिक डिटर्मिनिज्म। ये वो आइडिया है जो कहता है कि हमारी काबिलियत, हमारी समाज में जगह, सब कुछ हमारे जीन्स ने पहले से तय कर दिया है। और ये सिर्फ एक राय नहीं है, इसे तो बाकायदा विज्ञान का चोला पहनाकर सही ठहराने की सालों से कोशिश की गई है। असल में ये कोई नई बात नहीं है। इतिहास गवाह है कैसे बार बार विज्ञान का इस्तेमाल इस सोच को सही ठहराने के लिए हुआ। 1839 में सैमुअल मॉर्टन ने कहा कि खोपड़ी का साइज बुद्धिमानी तय करता है। फिर 1944 में भारत में जाति और आईक्यू को जोड़ दिया गया और 1994 में तो द बेल कर्व नाम की एक किताब ने जैसे इस आग में घी ही डाल दिया। उसने कहा कि हमारी 50 से 80% बुद्धिमानी तो हमारे जीन्स में ही लिखी होती है। और सोचिए, ये कोई ऐसी वैसी बात नहीं थी, ये हार्वर्ड के रिसर्चर्स कह रहे थे। उनका दावा था कि समाज जो है वो कुदरती तौर पर दो हिस्सों में बटा है। एक हाई आईक्यू वाली एलीट क्लास जो राज करने के लिए बनी है, और दूसरी एक लो आईक्यू वाली अंडर क्लास जिसका काम बस जी हुजूरी करना है। अब जब इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी से ऐसी बात निकलती है तो वो एक वैज्ञानिक सच की तरह लगने लगती है ना। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट आया। जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ा, इस जेनेटिक डिटर्मिनिज्म की थ्योरी की दीवारों में दरारें पड़ने लगीं। कुछ ऐसी खोजें हुईं जिन्होंने इस पूरे विचार की नींव ही हिलाकर रख दी। 1970s के दशक में रिचर्ड लेवॉन्टिन नाम के एक जेनेटिसिस्ट ने इस पूरी थ्योरी पर एक तरह से बम ही गिरा दिया। उन्होंने पाया कि जेनेटिक भिन्नता का 90% हिस्सा एक ही ग्रुप के लोगों के अंदर होता है। मतलब एक ही गांव के दो लोगों के जीन्स में एक भारतीय और एक अमेरिकी के जीन्स से ज्यादा फर्क हो सकता है। सोचिए, ये कितनी चौंकाने वाली बात थी। और लेवॉन्टिन की इस खोज का मतलब सिर्फ एक था, वो ये कि जिसे हम नस्ल या रेस कहते हैं वो कोई बायोलॉजिकल सच्चाई है ही नहीं। वो तो बस एक कहानी है जो हमने खुद को सुनाई है। साइंस की नज़र में नस्ल का कोई मतलब नहीं है। और फिर इस कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ आया। जेम्स फ्लिन नाम के एक साइंटिस्ट ने एक बड़ा अजीब पैटर्न देखा। उन्होंने पाया कि 20वीं सदी की शुरुआत से पूरी दुनिया में लोगों के आईक्यू स्कोर हर 10 साल में औसतन 3 पॉइंट बढ़ रहे थे। इसी को फ्लिन इफेक्ट कहा गया। तो अब एक बड़ी मज़ेदार पहेली सामने आ गई। अगर आईक्यू ज्यादातर जेनेटिक है तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ कैसे रहा है? हमारे जीन्स तो हजारों साल में बदलते हैं, कुछ दशकों में नहीं। तो ये साफ था कि इस कहानी में जीन्स के अलावा कोई और भी बड़ा किरदार है, और वो था हमारा माहौल, हमारी दुनिया। अच्छा, इस माहौल के असर को समझने के लिए चलिए एक कहानी देखते हैं। 3 दोस्तों की कहानी। राहुल, राज और रोहन। तीनों एक ही उम्र के, एक ही शहर में रहते हैं, और चलिए मान लेते हैं कि उनका जेनेटिक पोटेंशियल भी लगभग एक जैसा ही है। लेकिन उनकी किस्मत कैसे अलग अलग लिखी गई, ये देखना सच में हैरान करने वाला है। तो चलिए इनके बचपन में चलते हैं। राहुल, जो एक अमीर घर से है, उसे पौष्टिक खाना मिला और एक प्यार भरा स्ट्रेस फ्री माहौल। और दूसरी तरफ है रोहन, एक गरीब परिवार में, जिसे रोज तनाव और कुपोषण से लड़ना पड़ रहा है। अब इसका सीधा असर दिमाग पर पड़ता है। एक स्टडी बताती है, और यह आंकड़ा चौंकाने वाला है, कि 3 साल की उम्र तक राहुल जैसे बच्चे रोहन जैसों से 3 करोड़ ज्यादा शब्द सुन चुके होते हैं। नतीजतन राहुल की वोकैबुलरी 1120 शब्द थी और रोहन की सिर्फ 300। 3 करोड़, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। जरा सोचिए, हर शब्द दिमाग में एक नया कनेक्शन बना रहा है।
एक नया रास्ता खोल रहा है। तो ये गैप सिर्फ शब्दों का नहीं है, ये दिमाग के अंदर बन रहे न्यूरल हाईवे का गैप है, जो बहुत बहुत छोटी उम्र में ही तय हो जाता है। और ये जो शुरुआती खाई है ना, ये वक्त के साथ भरती नहीं बल्कि और गहरी और चौड़ी होती जाती है। एक ब्रिटिश स्टडी ने ठीक यही दिखाया। 2 साल की उम्र में अमीर और गरीब बच्चों के आईक्यू में 6 पॉइंट्स का फर्क था, लेकिन 16 साल की उम्र तक आते आते ये खाई बढ़कर लगभग 3 गुना हो गई। मतलब जो थोड़ा पीछे था वो बहुत ज्यादा पीछे छूट गया। और इसी को कहते हैं मैथ्यू इफेक्ट। जिसके पास शुरुआत में थोड़ी सी भी बढ़त होती है, जैसे राहुल, उसकी बढ़त समय के साथ जुड़ती नहीं बल्कि मल्टीप्लाई होती जाती है। और जो शुरू में पिछड़ जाता है, जैसे रोहन, वो और भी पीछे होता चला जाता है। ये सफलता का एक तरह का गणित है, जहाँ चीजें जुड़ती नहीं, गुणा होती हैं। तो राहुल, राज और रोहन की कहानी में जो अनदेखी ताकतें काम कर रही थीं, उन्हें अब एक नाम देते हैं। इन्हें हम कहेंगे सक्सेस मल्टीप्लायर्स। ये वो फैक्टर्स हैं जो सफलता की संभावना को कई गुना बढ़ा या घटा देते हैं। तो आखिर ये मल्टीप्लायर्स हैं क्या? देखिए, इसमें 4 मुख्य खिलाड़ी हैं। पहला, शुरुआती माहौल, क्योंकि एक स्वस्थ दिमाग के लिए स्वस्थ शरीर और शुरुआती प्रोत्साहन जरूरी है। दूसरा, शिक्षा की क्वालिटी, क्योंकि एक अच्छा स्कूल हमारे दिमागी सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करता है। तीसरा है सामाजिक पहचान, क्योंकि हम खुद को कैसे देखते हैं ये हमारी हदों को तय करता है। और चौथा, सोशल कैपिटल, क्योंकि कभी-कभी आप क्या जानते हैं से ज्यादा जरूरी होता है आप किसे जानते हैं। सामाजिक पहचान का एक बहुत खतरनाक पहलू है स्टीरियोटाइप थ्रेट। ये एक अंदरूनी डर है कि कहीं मैं अपने ग्रुप के बारे में बनी बनाई गलत सोच को सच ना साबित कर दूं। और अक्सर इसी डर के बोझ तले परफॉर्मेंस दबकर रह जाती है। फ्रांस में हुआ एक एक्सपेरिमेंट इसे बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। कम आय वाले छात्रों के एक ग्रुप को कहा गया कि ये टेस्ट उनकी दिमागी काबिलियत नापेगा, और नतीजा, उनका प्रदर्शन बहुत खराब रहा। दूसरे ग्रुप को कहा गया कि अरे ये तो बस एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सरसाइज है, और अचानक उनका प्रदर्शन अमीर छात्रों के बराबर हो गया। सिर्फ कुछ शब्दों के हेरफेर ने नतीजा बदल दिया। इससे ये पता चलता है कि हमारी काबिलियत कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये उस कहानी पर भी निर्भर करती है जो हमें हमारे बारे में बताई जाती है। तो आखिर में हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि सफलता सिर्फ मेहनत या काबिलियत का खेल नहीं है, ये एक तरह का मैथ्स है, ये एक प्रोबेबिलिटी आर्किटेक्चर है, यानी संभावनाओं का एक ऐसा ढांचा जो किसी के लिए सफलता के दरवाजे खोलता है और किसी के लिए बंद कर देता है। अब वापस अपनी कहानी पर आते हैं और देखते हैं कि इस मैथ्स का नतीजा क्या निकला। राहुल, जिसे बचपन से 1.5x का मल्टीप्लायर मिला, आज 1.5 लाख रुपया महीना कमा रहा है। राज 1.2x के साथ 50,000 पर है, और रोहन, जो 1.0x से शुरू हुआ था, वो 22,000 पर सिमट गया। उनकी सैलरी में ये जो भारी अंतर है, ये उनकी मेहनत या काबिलियत से ज्यादा उन मल्टीप्लायर्स का नतीजा है जो उन्हें विरासत में मिले। तो ये किस्मत का पासा नहीं है, और ना ही ये जीन्स का कोई खेल है। ये एक सिस्टम है, एक ऐसा ढांचा जो चाहे अनजाने में ही बना हो, पर वो किसी के लिए सफलता की राह को आसान बनाता है और किसी के लिए शुरू से ही रास्ते बंद कर देता है। और इस पूरी कहानी का सार यही है कि ये सिस्टम एक इंसान की सफलता को कई गुना बढ़ा देता है, दूसरे को रोकता है, और तीसरे की तरक्की पर तो जन्म से पहले ही एक सीमा लगा देता है। तो असली सवाल ये नहीं है कि क्या हमारी किस्मत लिखी हुई है। असली सवाल ये है कि अगर ये सिस्टम जो किसी को ऊपर और किसी को नीचे रखता है, अनजाने में बना है, तो क्या हम जानबूझकर डिजाइन से एक ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जो हमें आगे बढ़ाए? क्या हम अपनी सफलता के आर्किटेक्ट खुद बन सकते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।